हेलो फ्रेंड्स, रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के फर्स्ट 7 वीडियोस में हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है इसको डिस्कस किया था। मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। फर्स्ट मेथड था यूनिट लोड मेथड और सेकंड मेथड था मुलर-ब्रेसलियो प्रिंसिपल। और इन दोनों मेथड से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसी भी डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के लिए किस तरह से बनाया जाता है मैंने इसको डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने 4 डिफरेंट वीडियोस में, मतलब 8th, 9th, 10th और 11th पार्ट में 4 केसेस डिस्कस किए थे। मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो बनाया था तब आपको 5 केसेस बताए थे कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर से, किसी भी बीम के ऊपर से अगर लोड मूव करता है तो फिर उस मूविंग लोड के लिए हम 5 केसेस डिस्कस करते हैं। 5 उसका एनालिसिस जब करते हैं तो 5 केसेस में एनालिसिस किया जाता है और उन 5 केसेस में से 4 केसेस का एनालिसिस हम कर चुके हैं। अब इस 12th पार्ट में रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के इस 12th पार्ट में हम अब एक सबसे इंपॉर्टेंट केस, 5th केस, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है किसी भी बीम के लिए और किस लोडिंग कंडीशन पे होगा, किस लोडिंग सिचुएशन पे होगा, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली और मैंने यहाँ पे लिखा केस 5 और लिखा एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्लियर? अब इस एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को अगर मुझे कैलकुलेट करना है किसी भी बीम के लिए तो 2 कंडीशन के लिए करते हैं। पहले व्हील लोड अगर मूव करता है किसी भी बीम के ऊपर से तो फिर उसके लिए हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर हम यूटीएल की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने कंडीशन 1 लिखी और उसमें लिखा व्हील लोड सिस्टम। ठीक, अब ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर ये व्हील लोड सिस्टम मूव करता है। तो फिर किस पोजीशन पे इस लोडिंग सिस्टम को मैं प्लेस करूं कि मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिले। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा if series of wheel load is moving over a simply supported beam then absolute maximum bending moment is achieved by placing load in such a way that resultant of all wheel load and one adjacent wheel load should be at equidistance from the center of the span। समझ में? मैंने कहा कि अगर ये व्हील लोड सिस्टम है और इस व्हील लोड सिस्टम का जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट लोड है, उसे मैंने सिग्मा डब्ल्यू बोल दिया। ठीक, इसको ये ब्लैक पेन से बना दिया मैंने। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट लोड और वन एडजेसेंट लोड, ये वन एडजेसेंट लोड है, इसको इस तरह से प्लेस करिए कि ये सेंटर ऑफ द स्पैन से इक्वी डिस्टेंस हो, ये ध्यान रखना। ठीक, तो आपको इस लोड के नीचे बेंडिंग की मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। क्लियर? इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि सेक्शन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और यहाँ पे लिख भी दिया कि बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम एट द सेक्शन जस्ट बिलो द एडजेसेंट व्हील लोड अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, मतलब इस लोड के नीचे आपको बेंडिंग मोमेंट की एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में आती है। क्या प्रॉब्लम समझ में आती है? देखिए, अभी तो मैंने बोला कि एक एडजेसेंट व्हील लोड, तो आपने सिग्मा डब्ल्यू और ये W3 कंसीडर कर लिया और इनको सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर रख दिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है, वो एडजेसेंट व्हील लोड तो ये भी है, तो मैंने इसको क्यों नहीं रखा? समझ में? मैंने आपसे कहा कि W2 and W3 both are adjacent wheel load of this sigma W। तो फिर यहाँ पे किस व्हील लोड को हमें सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर रखना है इस रिजल्टेंट लोड से, वो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको 3 सिचुएशन बताता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिचुएशन लिखी और उन तीनों सिचुएशन को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन में लिखा कि इफ़ रिजल्टेंट coincides with any wheel load then resultant should be placed at center of the span and bending moment will be maximum at the center of the span। कि अगर जो रिजल्टेंट व्हील लोड है या रिजल्टेंट लोड जो है वो किसी भी एक व्हील लोड से कोइंसाइड कर जाए तो फिर उस व्हील लोड को आप सेंटर ऑफ द बीम पे रख दीजिए, तो आपको उस पोजीशन में
एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मिल जाएगा। और वो कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द स्पैन, कि वो आपको उस लोड के नीचे मतलब सेंटर ऑफ द स्पैन पे ही बेंडिंग की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और वही एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। ठीक, देखिए ये सिग्मा डब्ल्यू है, ठीक है, और ये सिग्मा डब्ल्यू मान लीजिए यहाँ कोइंसाइड कर जाए, W3 के साथ में कोइंसाइड कर गया, तो फिर सिग्मा डब्ल्यू को तो प्लेस करना नहीं, रिजल्टेंट को तो हम प्लेस करते नहीं, हम तो वो जो लोडिंग सिस्टम होता है उसमें जिससे ये लोड कोइंसाइड किया उस लोड को यहाँ पे प्लेस कर देना, उस पर्टिकुलर व्हील लोड को सेंटर ऑफ द स्पैन पे प्लेस कर देना, तो आपको सेंटर पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। अब एक सिचुएशन की बात और करते हैं, क्या कि इफ रिजल्टेंट इज क्लोज टू हैवियर लोड, then heavier load and resultant should be placed at equidistance from center of the span and bending moment will be maximum under heavier load। कि अगर ये resultant load heavier load के पास में, मान लीजिए W3 लोड ज़्यादा है इस W2 से, W2 लाइटर है इस W3 के कंपैरिजन में, तो फिर W3 और इस सिग्मा W को हम सेंटर ऑफ द बीम से इस तरह से प्लेस करेंगे कि वो इक्वी डिस्टेंस पे हो। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि इसको हमें सेंटर से इस तरह से प्लेस करना है कि रिजल्टेंट से इक्वी डिस्टेंस हो जाए, हैवियर लोड। क्लियर। और बेंडिंग की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ मिलेगी, वो इस हैवियर लोड के नीचे मिलेगी। मैंने यहाँ पे लिखा कि सेक्शन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्लियर। तो हैवियर लोड के अगर पास में है रिजल्टेंट तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस हैवियर लोड और उस रिजल्टेंट लोड को सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर रख दीजिए और हैवियर लोड के नीचे बेंडिंग की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए और वही वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दे देगी। क्लियर। अब लेकिन एक प्रॉब्लम और हो सकती है, क्या कि ये जो रिजल्टेंट लोड है ये लाइटर लोड के पास हो जाए। मान लीजिए W2 लोड कम है और ये सिग्मा W इस लोड के पास में है। ठीक है, ये दिख भी रहा है यहाँ पे पास में, तो फिर क्या करोगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा व्हेन रिजल्टेंट इज क्लोज टू लाइटर एडजेसेंट लोड देन बोथ एडजेसेंट लोड शुड बी प्लेस्ड वन बाय वन एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पैन। कि अगर ये रिजल्टेंट लोड इस लाइटर लोड के पास में हो जाए तो फिर इस लाइटर लोड और इस रिजल्टेंट लोड को हमें इस तरह से प्लेस करना है सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हों। ठीक, मैंने कहा कि ये W2 और इस सिग्मा W को इस तरह से प्लेस करिएगा इस बीम के ऊपर कि वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस हो जाए। क्लियर। और उसके बाद फिर ये जो दूसरा लोड है इसको भी प्लेस करके देखिए, इसको भी हम सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे रखेंगे इस रिजल्टेंट लोड के साथ में, और फिर दोनों ही सिचुएशन के लिए हम बेंडिंग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस लोड के नीचे भी कैलकुलेट करेंगे और इस लोड के नीचे भी कैलकुलेट करेंगे, और फिर इन दोनों में से जो बेंडिंग की वैल्यू ज़्यादा होगी वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी इस स्पैन के लिए और इस लोडिंग सिस्टम के लिए। क्लियर। और जब हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर इस बीम को इस लोडिंग सिस्टम के लिए हम डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, मतलब जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग होगा उसके लिए ये बीम डिज़ाइन हो जाएगा। क्लियर। अब फिफ्थ केस के लिए फर्स्ट लोडिंग कंडीशन व्हील लोड के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा द लोड सिस्टम शोन इन फिगर मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑन ए गिर्डर ऑफ स्पैन 30 मीटर, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द गिर्डर। ये एक 30 मीटर स्पैन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है ये, और आपको इस लोडिंग सिस्टम के लिए और इस बीम के लिए मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये लोडिंग सिस्टम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम इस लोडिंग सिस्टम के रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं कि कितना है और वो कहाँ एक्ट करेगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ रिजल्टेंट लोड। तो यहाँ पे मैंने लिखा रिजल्टेंट लोड इज इक्वल टू 2 + 1.5 + 1, मतलब
4.5 किलो न्यूटन। ठीक है, ये रिजल्टेंट लोड हो गया। अब ये रिजल्टेंट लोड कहाँ एक्ट करेगा हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मैं इस 2 किलो न्यूटन लोड से ये रिजल्टेंट लोड कितने डिस्टेंस पे है उसको मैंने x बार बोल दिया। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस लीडिंग लोड 2 किलो न्यूटन एंड रिजल्टेंट लोड इज x बार है। ठीक है, तो फिर अब मैं इस लोड के अबाउट इन फोर्सेस का मूवमेंट देख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, प्लस 1.5 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 15। ठीक है, इस 2 का भी ले लो, इस पॉइंट के अबाउट तो 0 हो जाएगा। 2 इंटू दिस डिस्टेंस 0, मतलब इन तीनों फोर्सेस का मूवमेंट मैंने इस लीडिंग लोड के अबाउट ले लिया और इसको इक्वेट कर लीजिए किससे, रिजल्टेंट लोड। ठीक है, इंटू एक्स बार। ठीक है, ये रिजल्टेंट लोड मान लीजिए यहाँ कहीं लग रहा है, ये रिजल्टेंट लोड मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अभी अपने को पता नहीं कहाँ है, लेकिन मान लीजिए ये रिजल्टेंट लोड कहीं यहाँ लग रहा है। ठीक है, तो फिर ये डिस्टेंस जो है इसको मैंने एक्स बार बोल दिया। अब ये एक्स बार कितना है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू हो गया 15 प्लस 15 मतलब 30/4.5 मीन्स ये हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए इसको, तो 6.66 मीटर हो गया, ये 6.667 मीटर हो गया। क्लियर, मतलब यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि ये रिजल्टेंट लोड जो है, जिसे आपने सिग्मा डब्लू बोला है, इसको मैं सिग्मा डब्लू बोल देता हूँ। ब्लैक पेन से शो किया और इसको सिग्मा डब्लू बोला। ठीक है, और ये सिग्मा डब्लू के डिस्टेंस यहाँ से जो है वो है 6.667 मीटर। क्लियर, तो फिर ये जो है रिजल्टेंट लोड है ये लाइटर लोड के पास में, क्योंकि ये अगर 6.667 हो गया मतलब ये डिस्टेंस जो है होगी वो 3.33 होगी। ठीक है, तो फिर ये किस केस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कौन सी सिचुएशन हो गई है, ये थर्ड सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने अभी जो 3 सिचुएशन लिखी थी उसमें से ये थर्ड सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट लोड है ये लाइटर लोड के पास में। 2 एडजेसेंट लोड है, एक 2 किलो न्यूटन और एक 1.5, मतलब ये लाइटर लोड के पास में है। तो फिर अब यहाँ पे हमें 2 केसेस डिस्कस करना पड़ेंगे। कौन कौन से केस, मतलब मुझे इस लोड 2 किलो न्यूटन के लोड को और रिजल्टेंट लोड को इस सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर रख के देखना होगा, और ये जो लाइटर लोड है 1.5, इस 1.5 और इस रिजल्टेंट लोड को भी सेंटर से इक्वी डिस्टेंस रख के देखना पड़ेगा। और फिर दोनों ही केसेस में हम बेंडिंग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन लोड्स के नीचे। ठीक है, और फिर उसमें से जो ज़्यादा होगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा इस बीम के लिए। क्लियर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम सबसे पहले केस 1 लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा केस 1। ठीक है, केस 1, और इसमें केस 1 में क्या लिखूँ मैं, केस 1 में लिखते हैं कि रिजल्टेंट लोड एंड लाइटर लोड इज प्लेस्ड इक्वी डिस्टेंस। यहाँ पे लिखता हूँ कि रिजल्टेंट लोड एंड लाइटर लोड, ये लाइटर लोड कितना है 1.5 किलो न्यूटन is placed equidistance। ठीक है, equidistance from center of the spine is placed distant from center of spine। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ। तो ये आपने प्लेस कर दिया सबसे पहले तो 1.5 के लोड को, 1.5 किलो न्यूटन यहाँ पे प्लेस कर दीजिए ये 1 किलो न्यूटन के लोड को, दिस इज़ 1 किलो न्यूटन, और यहाँ पे ये ये रिजल्टेंट हो गया, और यहाँ से इस डिस्टेंस पे प्लेस कर दीजिए 2 किलो न्यूटन लोड को। क्लियर, बस इतना ध्यान रखना कि ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस है दिस इज
कितनी होगी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होगी ये इस 3.33 जो डिस्टेंस है उसकी हाफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये डिस्टेंस जो है दिस इज 1.66 मीटर। समझ में आया? मैंने कहा कि रिजल्टेंट लोड, ये रिजल्टेंट लोड और ये 1.5 का जो लोड है वो इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए इस पॉइंट C से। तो रिजल्टेंट लोड कहीं यहाँ होगा, ये 6.667, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो होगी वो 3.33 हो जाएगी, तो हाफ कर दिया तो ये हो गया, ठीक। अब मुझे पोजीशन तो पता चल गई कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिले, उसके लिए फर्स्ट केस के लिए तो हमने ये पोजीशन डिसाइड कर दी इस लोडिंग कंडीशन की, ठीक। अब या तो मैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करूँ इसका, और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करके और फिर इसके नीचे हम बेंडिंग की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर अभी मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि हम रिएक्शन कैलकुलेट करके भी इसके लिए बेंडिंग एट पॉइंट C कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इस रिएक्शन को बोल देता हूँ दिस इज VA एंड दिस इज VB। मैंने कहा लेट VA and VB be the vertical upward reactions at support A and B. Now taking moment about point B, summation of moment about point B is equal to 0. Clockwise moment positive, anti-clockwise negative, ठीक है। ये चलिए VA क्या करेगा clockwise, तो प्लस VA into 30, ठीक है। और इस पूरे लोडिंग सिस्टम की जगह हम यहाँ पे जो लोड है एक रिजल्टेंट लोड उस का मोमेंट देख लेते हैं इस पॉइंट बी के अबाउट, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन तीनों को लेने की, है ना। तो चलिए जो रिजल्टेंट लोड है वो कितना 4.5 का, और वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब -4.5 इंटू डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कितनी होगी हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ तक तो 15 है, और रिजल्टेंट लोड अगर मैं यहाँ पे लगा होता तो वो 1.66 पे होता, ठीक है, इस C पॉइंट से। मतलब ये जो डिस्टेंस होती ये होती 16.667 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से VA इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 2.5 किलो न्यूटन, ठीक है। VA की जो वैल्यू है वो है 2.5 किलो न्यूटन, और ये है पॉजिटिव, मतलब अपवर्ड होगा ये, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि VA इज इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ से VB कैलकुलेट करना है तो VB कैलकुलेट कर लेना, लेकिन मुझे तो बेंडिंग चाहिए कहाँ पे, इस लोड के नीचे, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट अंडर द लोड 1.5 किलो न्यूटन, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट अंडर द लोड 1.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ M इज इक्वल टू, ठीक है। इसको आप चाहो तो कोई भी पॉइंट बोल दीजिए, आपको बोलना है तो इस पॉइंट को मैं D बोल देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट हो गया D, तो इसको बोल देता हूँ MD, बेंडिंग मोमेंट अंडर द लोड दिस, और पॉइंट D लिख दिया मैंने, ठीक है। तो चलिए इस D पॉइंट पे खड़े हैं, ये क्या करेगा, सेक करेगा, मीन्स प्लस 2.5 इंटू डिस्टेंस, ठीक है। इस लोड के नीचे खड़े हैं आप, तो ये कितना होगा 15, और ये डिस्टेंस है 1.667, तो 2.5 इंटू 16.667 हो गया, ठीक है। इस लोड के नीचे चाहिए आपको, तो इस लोड ने इस रिएक्शन ने सेक किया तो 2.5 इंटू 16.667 आ गया। अब ये 2 का क्या करेगा, ये हॉक करेगा, मतलब -2 इंटू, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है 10, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 10, तो इंटू 10। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये जो कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आएगी आपके पास में प्लस 21.65 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। मैंने आपसे कहा कि इस पॉइंट D पे जो बेंडिंग की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो ये है। अब ये एब्सोल्यूट है कि नहीं ये अभी हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि हम एक केस और डिस्कस कर लेते हैं। अब केस 2 की बात करते हैं, और इस हैवियर लोड मतलब 2 किलोमीटर लोड के लोड को और ये रिजल्टेंट लोड को हम इक्वी डिस्टेंस रखते हैं सेंटर से, ठीक है। और फिर उस केस के लिए भी, मतलब केस 2 के लिए भी हम इस 2 किलोमीटर लोड के नीचे बेंडिंग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि वो इससे ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से
और मैंने लिखा केस 2, और केस 2 में लिखा रिजल्टेंट लोड एंड हैवियर लोड। हैवियर लोड मीन्स 2 किलोन्यूटन का लोड। इसको आप इक्वी डिस्टेंस रख दीजिए सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये हैवियर लोड लिख देते हैं इसकी जगह, ठीक है। ये मैंने हैवियर लोड लिख दिया और इधर 2 किलोन्यूटन लिख दिया। ये जो लोड है ये 2 किलोन्यूटन का लोड है, इसको मैंने लिख दिया रिजल्टेंट लोड एंड heavier load 2 किलोमीटर is placed equidistant from center of the span, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस भी कर देते हैं इस लोडिंग सिस्टम को। अब इस सेकंड कंडीशन के लिए, इस सेकंड केस के लिए मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए किस तरह से प्लेस होगा वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट लोड और इस हैवियर लोड को सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ इस 2 किलोन्यूटन के लोड को, ठीक है। ये 2 किलोन्यूटन का लोड है और रिजल्टेंट लोड यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट लोड हो गया। अब रिजल्टेंट लोड और इस 2 किलोन्यूटन के बीच की वो ये कितनी है 6.667, तो इसका हाफ कर लीजिए। इसका हाफ करोगे मतलब 3.33। तो ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर से, इस डिस्टेंस को बोल देता हूँ ये दिस इज 3.33 डिस्टेंस। ये 3.33 मीटर हो गया। क्लियर। मैंने कहा कि इस रिजल्टेंट लोड और इस 2 किलोन्यूटन लोड को सेंटर से इक्वी डिस्टेंस रखना है, मतलब इसका हाफ कर लीजिए। तो ये प्लेस कर दिया। अब ये जो 1.5 का है उसको 1.5 को यहाँ प्लेस कर दीजिए और इस 1 को जो प्लेस करना है वो यहाँ प्लेस कर दीजिए। ये 1 किलोमीटर का लोड हो गया, ये 1.5 किलोमीटर का लोड हो गया। क्लियर। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो 10 मीटर है। यहाँ तक क्लियर। तो अब हम आगे चलते हैं और इसके लिए भी हम रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। तो वी ए गिव्स, क्या करेगा ये वी ए जो है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्लस वी ए इंटू 30, ठीक है। और जो रिजल्टेंट लोड है वो यहाँ लग रहा है, तो वो क्या करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब -4.5 इंटू डिस्टेंस। तो देखिए अब C से यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, ये C से 3.33 वहाँ लग रहा है, मतलब रिजल्टेंट लोड जो होगा वो C से 3.33 यहाँ लग रहा होगा, ठीक है। मतलब 15 में से 3.33 माइनस कर लीजिए तो 11.667। तो ये जो डिस्टेंस आएगी 11.667 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से वी ए इज़ इक्वल टू जो आएगा वो आ जाएगा प्लस 1.75 किलो न्यूटन, और प्लस 1.75 किलो न्यूटन आया मतलब ये अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अपवर्ड, तो यहाँ पे लिख लीजिए वी ए इज़ इक्वल टू 1.75 किलो न्यूटन हो गया। यहाँ तक क्लियर। आपने इस सेकंड पोजीशन के लिए, ठीक है, केस 2 में इस सेकंड पोजीशन के लिए आपने वी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब मुझे तो बेंडिंग की वैल्यू कैलकुलेट करना है किसके नीचे, इस 2 किलोन्यूटन लोड के नीचे, जो हैवियर लोड है उसके नीचे बेंडिंग की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, अब इसको आप ई बोल दीजिए, इस पॉइंट को मैं ई बोल देता हूँ, बेंडिंग एट पॉइंट ई और हैवियर लोड लिख देते हैं, हैवियर लोड, ठीक है, हैवियर लोड या पॉइंट ई पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको मैंने एम ई बोल दिया और ये क्या करेगा, सेक करेगा। तो प्लस रिएक्शन ने सेक किया, प्लस 1.75 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो 15 में से 3.33 माइनस कर लीजिए मतलब 11.667, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और ये एक साइड देख रहे हैं, तो अब इधर के फोर्स से मुझे कोई मतलब नहीं, मतलब इस पॉइंट पर जो बेंडिंग की वैल्यू होगी वो कुछ इतनी ही होगी, ठीक। और ये वैल्यू है 20.42, इसको लिख लेते हैं प्लस 20.42 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ तक क्लियर। मतलब इस पॉइंट ई पे जो बेंडिंग की वैल्यू है मैक्सिमम वो इतनी है।
तो फिर अब इन दोनों वैल्यूज़ में, मतलब एक डी पॉइंट पे आपने कैलकुलेट की थी और एक ई पॉइंट पे कैलकुलेट की थी। डी पॉइंट पे जो वैल्यू थी वो थी 21.65, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर दिस स्पैन इज 21.65 किलोमीटर मीटर होगा, और हम इस बीम को इस 21.65 किलोमीटर मीटर के लिए ही डिज़ाइन करेंगे। क्लियर। अब हम इस केस 5 के लिए सेकंड लोडिंग कंडीशन, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात और करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली और मैंने कहा कि कंडीशन 2 और लिखा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइव लोड। और जब हम यूडीएल की बात करते हैं तो दो टाइप को डिस्कस करते हैं, ठीक। मैंने ए टाइप में बोला कि व्हेन द लेंथ ऑफ द यूडीएल इज ग्रेटर देन द स्पैन लेंथ हो, और सेकेंड पार्ट में मैंने लिखा कि व्हेन द लेंथ ऑफ द यूडीएल इज शॉर्टर देन द स्पैन लेंथ हो। तो फिर अब इन लोडिंग कंडीशन के लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम ए पार्ट की बात करते हैं कि अगर यूडीएल की लेंथ स्पैन लेंथ से ज़्यादा हो तो फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स एट द सेंटर ऑफ द स्पैन व्हेन द होल स्पैन इज लोडेड। कि अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर जब यूडीएल की लेंथ ज़्यादा हो उस स्पैन लेंथ के उस बीम की लेंथ से, तो फिर जब पूरा का पूरा बीम लोडेड होगा तभी आपको सेंटर पे बेंडिंग की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वही वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग की वैल्यू होगी कितनी, तो उसको हम जानते हैं कि वो वैल्यू होती है WL²/8। WL²/8 के बराबर होगी ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और कहाँ होगी, सेंटर पे होगी, जब पूरा का पूरा स्पैन लोडेड होगा तब होगी, ठीक। अब इस टाइप बी में मैंने लिखा कि व्हेन द लेंथ ऑफ द यूडीएल इज शॉर्टर देन द स्पैन लेंथ, ठीक। और यहाँ पे अगर यूडीएल की लेंथ को मैं L1 बोल देता हूँ, ठीक है, तो फिर उसको हम किस तरह से प्लेस करेंगे बीम के ऊपर उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स एट द सेंटर ऑफ द स्पैन व्हेन द लोडिंग इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑन द स्पैन, ठीक। सिमेट्रिकली प्लेस करने का मतलब है कि हम सेंटर ऑफ द स्पैन से लोड को आधा इस तरफ प्लेस करेंगे और आधा इस तरफ प्लेस करेंगे, आधा लेफ्ट साइड आधा राइट साइड। तो देखिए ये सेंटर ऑफ स्पैन है, सेंटर ऑफ बीम है, यहाँ से यूडीएल को मैं इस तरह से प्लेस करूँगा कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज L/2 हो जाए, L1/2, और ये भी L1/2 हो जाए, ठीक है। मैंने लोड ये यूडीएल को इस तरह से प्लेस किया कि सेंटर से वो सिमेट्रिक हो जाए, ठीक है। अब सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग की वैल्यू कितनी होगी हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो मैं इस रिएक्शन को बोल देता हूँ ये VA है, इसको मैंने VA बोल दिया, और इस रिएक्शन को मैंने VB बोल दिया, ठीक है। अब VA और VB के वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो देखिए जब सिमेट्रिक बीम और सिमेट्रिकली लोडेड है तो फिर ये जो रिएक्शन की वैल्यू होगी विच इज़ WL1/2 होगी, और ये भी WL1/2 होगी, ठीक। क्योंकि टोटल लोड कितना है W × L1, और रिएक्शन कितनी होंगी टोटल लोड बाय 2 कर लीजिए अगर सिमेट्रिकली लोडेड हो तो, ठीक है। तो ये आ गया, क्लियर। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं जो कहाँ होगी, सेंटर पे होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू कहाँ होगा, बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर, बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर कितना होगा, तो विच इज़ इक्वल टू W, देखिए अब ये सेंटर पे खड़े हो जाइए तो ये क्या करेगा, विच इज़ इक्वल टू ये क्या करेगा, ये सेक करेगा, ये सेक करेगा मतलब प्लस WL1/2 इंटू
आप सेंटर पर खड़े हैं तो ये डिस्टेंस कितनी है, L/2। क्लियर। अब ये जो यूडीएल है इस पोर्शन में जो लगा है वो क्या करेगा, वो हॉक करेगा, मतलब माइनस। और ये वैल्यू कितनी है यूडीएल की, तो W इंटू L1/2। ठीक है, देखिए ये L1/2 डिस्टेंस और ये W का यूडीएल, तो ये हो गया। क्लियर। और ये एक्ट कहाँ करेगा, L1/2 का हाफ, मतलब L1/4 हो जाएगा। क्लियर। तो फिर इस सेंटर पे, बीम के सेंटर पे बेंडिंग की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इतनी होगी, और यही एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इस स्पैन के लिए, इस लोडिंग सिस्टम के लिए। क्लियर। अब अभी तक मैंने रोलिंग लोड और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की सीरीज़ में, मतलब 12 वीडियो में, जो लास्ट 12 वीडियोज़ हैं, इसमें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है उसको डिस्कस किया, और मूविंग लोड के जो 5 केसेस हैं उनको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में, मतलब रोलिंग लोड और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के 13वें पार्ट में, हम किसी भी ब्रिज ट्रस मेंबर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।